नमस्कार, मैं गोविंद मीणा केंद्रीय विद्यालय जैतपुर। इस वीडियो में हम क्लास 6 के पॉलिटिकल साइंस में चैप्टर नंबर 2 डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन को स्टडी करेंगे। इस चैप्टर में जो हमारे टॉपिक रहेंगे उसमें पहला टॉपिक हमारा रहेगा डाइवर्सिटी इन इंडिया। इंडिया में जो डाइवर्सिटी है उसको समझेंगे। इसके बाद हम डिफरेंस एंड जो प्रिजुडिस होता है, पूर्वाग्रह, और जो हम किसी को डिफरेंस करते हैं तो उसके बारे में स्टडी करेंगे। थर्ड टॉपिक होगा हमारा क्रिएटिंग स्टेरियोटाइप। स्टेरियोटाइप एक प्रकार से जो दक्यानुशी सोच होती है ना, उसको हम स्टेरियोटाइप कहते हैं। फिर इसके बाद फोर्थ टॉपिक होगा हमारा व्हाट इज स्टेरियोटाइप। फिफ्थ टॉपिक में हम इनइक्वलिटी, जो असमानता होती है वो, और डिस्क्रिमिनेशन, जो भेदभाव होता है, उसको स्टडी करेंगे। इसके बाद हम जो हमारा सिक्स टॉपिक होगा उसमें ऑन बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट को स्टडी करेंगे। और सेकंड जो सेवन्थ हमारा टॉपिक होगा उसमें हम स्टडी करेंगे स्टडिंग फॉर इक्विलिटी। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले ज़रूरी इन्फॉर्मेशन, जो क्लास 6 की सिविक्स की पॉलिटिकल साइंस की जो बुक है उसको साथ में रखें। साथ ही साथ में वीडियो को पॉज करके जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है इसको पढ़ लें। पहला हमारा टॉपिक है डाइवर्सिटी इन इंडिया। तो देखो, इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा विविधता है। यहाँ पे रिलीजन बेसिस पे आप देखोगे तो दुनिया की जो 8 मेजर रिलीजन है उनको फॉलो करने वाला हर व्यक्ति आपको इंडिया में मिल जाएगा। हर व्यक्ति कहाँ पे मिल जाएगा? इंडिया में। इसके अलावा अगर आप लैंग्वेज के बेसिस पे इंडिया में डाइवर्सिटी देखोगे तो 1600 लैंग्वेजेस जो है ना, ऑल जो पूरा इंडिया है उसमें बोली जाती है। तो आप जो इससे पहले वाला जो चैप्टर भी था हमारा, पहला वाला चैप्टर अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, तो उसमें हमने यही स्टडी किया था कि इंडिया में काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटीज़ है। यहाँ पे लैंग्वेज के बेसिस पे डाइवर्सिटी है, फूड हैबिट के बेसिस पे डाइवर्सिटी है, यानी विविधता है। या फिर जो हम पहले फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं उसमें डाइवर्सिटी है। जैसे नॉर्थ इंडिया में अलग फेस्टिवल्स होते हैं, साउथ इंडिया में अलग होते हैं, वेस्टर्न इंडिया में अलग फेस्टिवल होते हैं, वहीं नॉर्थ ईस्ट में अलग फेस्टिवल्स होते हैं। इसके अलावा रिलीजन के बेसिस पे भी भारत में काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी है। तो ये डाइवर्सिटी वाला टॉपिक हो गया। इसके बाद जो मेजर रिलीजन ग्रुप है दुनिया में वो इस प्रकार से हैं। जैसे सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो क्रिश्चियनिटी की है। वर्ल्ड जो पूरी दुनिया है ना उसमें, तो 30.1% जो पीपल है ना पूरी दुनिया में वो क्रिश्चियन है। सेकंड नंबर में जो पॉपुलेशन है किसी इस रिलीजन की, तो वो इस्लाम है, इसमें 24.1% है। फिर थर्ड नंबर में हिंदुज़्म आता है, फोर्थ नंबर में बुद्धिज़्म आता है। और जो फोक रिलीजन का मतलब होता है जो कोई पिक्स उनका कोई जिनको हम इस टाइप के जो रिलीजन है इनमें काउंट नहीं करते। उनके अपने कस्टम्स होते हैं, अपने बिलीफ होते हैं, अपने जो गॉड होते हैं ना वो होते हैं, तो उनको फोक रिलीजन कहते हैं। एक प्रकार से लोक देवता टाइप होते हैं ये। इसके अलावा ये जूडाइज्म है, ठीक। तो मेजर रिलीजन ये हो गई। इन सभी रिलीजन के लोग इंडिया में निवास करते हैं, वो यहाँ पे रहते हैं और शांति प्रिय तरीके से इंडिया में रहते हैं, ठीक। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिफरेंस। तो देखो, डिफरेंस का मतलब होता है किसी को कंपेयर करना, कंपैरिजन करना या कैटेगराइजेशन करना, किसी को वर्गीकरण करना, तो उसको डिफरेंस कहते हैं। जैसे हमारे देश में अगर हम देखें या फिर दुनिया में आप कहीं भी देखोगे तो पीपल्स जो होते हैं ना डिफरेंट तरीके से रहते हैं। उनकी ईटिंग हैबिट डिफरेंट होती है, उनकी लैंग्वेज भी अलग हो सकती है ना। उनके जो क्लॉथ्स होते हैं, जो कपड़े होते हैं, जो ड्रेस वो यूज़ करते हैं वो भी डिफरेंट हो सकती है। तो उनके लिविंग स्टैंडर्ड्स, उनकी ईटिंग हैबिट, स्पीकिंग, उनके क्लॉथ्स और जो दूसरी चीज़ें होती हैं ना, उनके बेसिस पे हम लोगों को डिफरेंस करते हैं। पर ये जो डिफरेंस होता है ना, ये इन्फ्लुएंस्ड होता है किससे? ज्योग्राफी से और हिस्ट्री से। जैसे हमने चैप्टर 1 में स्टडी किया था डाइवर्सिटी में। तो ये जो ज्योग्राफी, किसी भी देश की ज्योग्राफी और किसी जगह की जो हिस्ट्री होती है ना, उससे ये डिफरेंस क्रिएट होता है। एट दिस डाइवर्सिटी इज़ नॉट ऑलवेज सेलिब्रेटेड। दिस इज़ बिकॉज वी फील सेफ एंड सिक्योर विद पीपल हु लुक, टॉक, ड्रेस एंड थिंक लाइक अस। अब देखो, हमारे देश में इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, यहाँ पे देखो इस पे कितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है। 16 से ज़्यादा लैंग्वेज बोली जाती है, कई सारे रिलीजन है, फूड हैं, लेकिन फिर भी हम इनको सेलिब्रेट नहीं करते हैं। इसलिए नहीं करते हैं कि हम ये सोच के बैठ जाते हैं, हमारे दिमाग में ये सोच होती है, थिंक होती है कि सभी हमारी तरह ही दिखें, सभी हमारी तरह ही जो लैंग्वेज जो बोलें, सभी हमारी तरह जो ड्रेस है उसको यूज़ करें और हमारी तरह ही सोचें। तो ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे डाइवर्सिटी है
और ये डाइवर्सिटी यही कहती है कि सबको अपनी अपनी तरीके से सोचने का, कपड़े पहनने का, बात करने का पूरा पूरा अधिकार है। लेकिन हम ऐसा डिफरेंस क्यों करते हैं? आखिर हम ऐसा क्यों सोचते हैं कि ये जो सामने वाला कोई व्यक्ति है, कोई इंडिविजुअल है, वो भी हमारी ही तरह सोचे, हमारी तरह क्लॉथ्स पहने, हमारी तरह के जो फूड हैं उनको खाए? तो ऐसा क्यों है? देखो, इसके पीछे प्रीजुडियस। देखो, एक प्रकार से जो प्रीजुडियस होती है ना, एक अनफेवरेबल ओपिनियन और फीलिंग होती है हमारे अंदर, है ना, जो कि हमारे बिहेवियर में होती है। जैसे कि हम सोचते हैं कि जो हम सोच रहे हैं या जो हमें पता है या फिर जो हमारा रीजन है वही सही है, उसके अलावा बाकी सब चीज़ें बेकार हैं। यानी कि सिंपल से अगर हम बात बोलें ना, तो जब हम किसी के बारे में पहले से ही कोई राय बना लेते हैं, यानी कोई सोच बना लेते हैं और उसे ही हम अपने दिमाग में बिठा लेते हैं, तो उसको हम कहते हैं प्रीजुडियस। ठीक, यानी हमने सोच लिया कि यही सच है, इसके अलावा कुछ भी सच नहीं हो सकता। या फिर जैसे आप किसी काम को अपने तरीके से करते हो, तो आप सोचते हो कि काम करने का जो तरीका मेरा है ना, वही तरीका बाकी दुनिया का भी होगा। तो ये होता है प्रीजुडियस, है ना। और जब हम किसी को डिफरेंस करते हैं ना, तो जब भी डिफरेंस करते हैं ना, तो उसमें प्रीजुडियस आ जाता है। तो प्रीजुडियस क्या है? एक सोच है हमारे माइंड के अंदर, जो हम सोचते हैं ना वही सही होता है। ठीक, तो देखो इसको एग्जाम्पल को देखते हैं। एग्जाम्पल, जैसे हमने सोच लिया कि इंग्लिश है ना वो दुनिया की सबसे बेस्ट लैंग्वेज है, इसके अलावा दुनिया में कोई भी लैंग्वेज अच्छी नहीं है। तो हम क्या सोचते हैं कि बाकी जितनी भी लैंग्वेज है ना वो अच्छी नहीं है, उनके दूसरी लैंग्वेज के बारे में हम नेगेटिव सोचते हैं। या फिर हमने सोच लिया हिंदी ही बेस्ट लैंग्वेज है, या फिर हमने कोई भी हमारी जो लोकल लैंग्वेज हो सकती है, तमिल हो सकती है, गुजराती हो सकती है ना, या फिर कश्मीरी हो सकती है, या फिर आसमी हो सकती है, या बंगाली हो सकती है। तो हम जब ये सोच लेते हैं ना कि यही लैंग्वेज परफेक्ट है, इस लैंग्वेज के अलावा दूसरी लैंग्वेज अच्छी नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। हर लैंग्वेज अपने आप में बहुत ही खूबसूरत होती है, सुंदर होती है, क्योंकि लैंग्वेज एक मीडियम है कम्युनिकेशन करने का, और उसकी अपनी खासियत होती है उस लैंग्वेज की। लेकिन हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि ये लैंग्वेज सही नहीं है। जब हम ये सोचते हैं कि ये लैंग्वेज गलत है, जिस लैंग्वेज को मैं बोलता हूँ ना वही सही है, तो ये हमारा प्रीजुडियस होता है। ठीक, तो हमें जो हमारी लैंग्वेज डाइवर्सिटी है हमारे देश की, उसको सेलिब्रेट करना चाहिए, है ना। ठीक, अब देखो इसके बाद देखो पूर्वाग्रह जो होता है या प्रीजुडियस होते हैं, तो जैसे उसमें से कई सारे एग्जाम्पल इसमें दिया गए हैं। जैसे हम एग्जाम्पल, जैसे पहला एग्जाम्पल है, हम गांव वालों के बारे में सोचते हैं कि दुनिया के जो गांव वालों के बारे में हम सोचते हैं कि 50% जो इंडियंस हैं ना वो गाँव में रहते हैं। या फिर हम ये सोचते हैं कि जो गाँव के लोग होते हैं ना वो आधुनिक प्रौद्योगिकी, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है ना उसका यूज़ करना बिल्कुल भी नहीं जानते। ये क्या जानेंगे गाँव वाले, ऐसा सोचते हैं ना कभी कभी, जैसे हम किसी शहर में रहते हैं तो। या फिर हम ये सोचते हैं कि ये जो गांव के लोग होते हैं ना, सिर्फ जब खेती बाड़ी होती है ना, जब फसल या जो क्रॉपिंग का टाइम होता है या हार्वेस्टिंग का टाइम होता है तभी काम करते हैं, इसके अलावा बाकी टाइम पे ये लोग ऐसे ही फालतू रहते हैं। या फिर हम सोचते हैं कि जो गांव के लोग हैं ना वो काम की तलाश के लिए शहरों की तरफ आते हैं, तो हम गांव के लोगों के बारे में ऐसा सोचते हैं। वहीं हम जो गांव के लोग होते हैं ना, शहर वालों के बारे में सोचते हैं कि शहर के लोग तो है ना लेजी हैं, आलसी हैं, वो काम वाम कुछ नहीं करते हैं। तो जब हम ऐसा सोचते हैं ना किसी के बारे में, बिना उस चीज़ को पड़ताल किए, बिना उस चीज़ के बारे में जाने, तो वो होता है प्रीजुडियस। इसको हिंदी में कहते हैं पूर्वाग्रह। क्या कहते हैं? पूर्वाग्रह। यानी कि बिना उस चीज़ का साइंटिफिक लॉजिक लिए, बिना उस चीज़ के बारे में पड़ताल किए, बिना उस चीज़ की ज़्यादा जानकारी जुटाए, हम किसी के भी बारे में एक मन बना लेते हैं, एक थिंक बना लेते हैं हमारे माइंड के अंदर। तो यही होता है प्रीजुडियस। और जब हम किसी के बारे में प्रीजुडियस रखते हैं ना, तो वहीं से स्टेरियोटाइप जो हमारी फीलिंग होती है ना वो शुरू होती है। तो जो स्टेरियोटाइप है ना, तो ऑल ऑफ अस आर फेमिलियर विद जेंडर डिफरेंस। तो जैसे हम आपको बताते हैं कि स्टेरियोटाइप क्या होता है। स्टेरियोटाइप एक प्रकार से रूढ़िवादी सोच होती है, ट्रेडिशनल एक प्रकार से ऐसे बिलीफ होते हैं, जैसा हम सोचते हैं कि ये ऐसा ही है ना, या ये चीज़ ऐसे ही होती आ रही है। तो जैसे हम किसी चीज़ के बारे में जब प्रीजुडियस करते हैं, तो वहीं से जो स्टेरियोटाइप है ना हमारे दिमाग में वो सोच शुरू हो जाती है। तो देखो जैसे हम कहते हैं ना कि जो लड़कियां होती है वो फिजिकली स्ट्रांग नहीं होती है, तो ये क्या सोच है हमारी, ये स्टेरियोटाइप है। या फिर हम सोचते हैं कि जो लड़कियां हैं ना उनको वेल बिहेव्ड करना चाहिए, उनको अच्छा मैनर
रखना चाहिए, जबकि लड़के कैसा भी मैनर रख सकते हैं, है ना। या फिर ऐसा कह सकते हैं कि जो लड़के होते हैं ना वो कभी भी क्राई नहीं करते, मतलब वो कभी भी रोते नहीं हैं, तो इसको भी हम एक प्रकार से स्टीरियोटाइप ही कहेंगे। या फिर लड़के जो होते हैं ना वो राउडी होते हैं, है ना, वो मसल मैन होते हैं, उनको हमेशा स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए। तो ये हमारी सोसाइटी के द्वारा हमारे समाज के द्वारा जो सोसाइटी है ना उसमें स्टीरियोटाइप्स जो थॉट्स है ना, हमारी जो थिंक है उसको क्रिएट किया गया है। और पता है स्टीरियोटाइप्स जो हमारी थिंक होती है उससे हम सभी प्रभावित होते हैं, हमारे सभी के जीवन में इसमें अफेक्ट पड़ता है। जैसे मान लो हम सोच लेते हैं कि लड़कियां, जैसे इसमें ये वाला जो दे रखा है ना, इसमें अप्रोप्रिएट जेंडर बेसिस पे जो जेंडर डिफरेंसेस हमें करना है। तो जैसे दे आर सॉफ्ट स्पोकन एंड जेंटल, तो ये गर्ल्स के लिए हम ऐसे सोचती है, हमारी सोसाइटी ऐसा सोचती है। या फिर इस तरीके से एक स्टीरियोटाइप थिंक बनी हुई है हमारे बीच में कि लड़कियों को हमेशा सॉफ्ट तरीके से बोलना चाहिए और जेंटल तरीके से ही रहना चाहिए, जबकि लड़के को लिए ज़रूरी नहीं है ना। इसके लिए लड़के के लिए ये बनाया है कि लड़का कभी भी नहीं रो सकता, सिर्फ लड़कियां ही रोती है। तो जब हमारे दिमाग में ये सोच होती है ना, तो इसी सोच को हम कहते हैं स्टीरियोटाइप्स। और जब किसी चीज़ के बारे में हम प्रिजुडियस होते हैं, है ना, जब भी किसी चीज़ के बारे में हम प्रिजुडियस होते हैं तो वहीं से जो सोच है ना हमारी, वो किस टाइप की सोच हो जाती है, स्टीरियोटाइप्स की सोच। ठीक, अब देखो जैसे हम इसमें कई सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं आपके टेक्स्ट बुक में। तो जैसे लोग सोचते हैं कि जैसे कोई फिजिकल हैंडीकैप्ड है या दिव्यांग है, तो पता है हम क्या सोचते हैं कि इसमें तो कोई टैलेंट नहीं होगा, है ना, या फिर उसमें कोई दिमाग नहीं होगा, या फिर वो सही से काम नहीं कर सकता, है ना, या फिर उसका हम मतलब अपनी अपने तरीके से उनके बारे में ऐसे सोच रखते हैं कि ये कैपेबल नहीं है, हमारी ये सोच होती है। तो ये जो हमारी सोच होती है ना, किसी की फिजिकल जो उसकी बॉडी होती है उसके बेसिस पे, या फिर किसी की जो मेंटल हेल्थ होती है ना, उसके बेसिस पे जब हम किसी के बारे में इस तरीके से सोच बना लेते हैं ना कि ये अनेबल है, किसी काम को कर नहीं सकता है, तो यही जो सोच होती है ना, यही स्टीरियोटाइप थिंक होती है हमारी। ठीक, तो देखो इसमें फिर से देखते हैं कि व्हाट इज स्टीरियोटाइप। तो इसमें एक केस स्टडी दी गई मुस्लिम गर्ल एजुकेशन की। तो पूरे देश में, हमारे देश में ये स्टीरियोटाइप थिंक बनी हुई है कि जो मुस्लिम कम्युनिटी के जो लोग होते हैं अपनी जो लड़कियां होती है उनको एजुकेशन नहीं दिलाना चाहते। ये स्टीरियोटाइप थॉट हमारे पूरी भारत में बने हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल क्या है कि जो मुस्लिम गर्ल्स होती है ना उनका एजुकेशन इसलिए ज़्यादा नहीं हो पाता है क्योंकि जो मुस्लिम फैमिलीज़ होती है ना उनमें इनकम ऑफ सोर्स काफ़ी कम है, वो लोग गरीब हैं, है ना, उनके पास एम्प्लॉयमेंट काफ़ी कम है। अब देखो जब किसी के पास जॉब नहीं होगी, वो गरीब होगा, तो वो कैसे अपने बच्चों को स्कूल भेज पाएगा। देखो चाहे वो मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हिंदू हो, बौद्ध हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, किसी भी कास्ट, किसी भी रिलीजन से, मजहब, किसी भी जेंडर से हो, चाहे महिला हो या पुरुष हो। लेकिन जब गरीबी होती है ना तो कोई भी अपने बच्चों को एजुकेशन में नहीं भेज पाता है। लेकिन हमने क्या सोच बना रखी है मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में कि मुस्लिम जो लोग होते हैं ना, जो मुस्लिम रिलीजन को फॉलो करने वाले जो लोग होते हैं, अपने लड़कियों को स्कूल इसलिए नहीं भेजते हैं कि उनका रिलीजन इसको रोकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके लिए जैसे केरल की केस स्टडी दी है, केरल में दिखाया गया है कि केरल में जो गर्ल्स हैं ना उनको काफ़ी ज़्यादा एजुकेशन दी जाती है। जो मुस्लिम चाइल्ड है ना, मुस्लिम गर्ल्स, उनको काफ़ी ज़्यादा एजुकेशन दी जाती है। तो ये एक प्रकार के जैसे ये जो सोच है ना कि मुस्लिम लोग अपनी गर्ल्स को नहीं पढ़ाते हैं, तो इसका मतलब ये क्या है, ये स्टीरियोटाइप थिंक है, लोगों की अपनी सोच है। तो ये जब हम केरल की इसके लिए केस स्टडी लेते हैं तो केरल में पता लगता है कि मुस्लिम गर्ल्स को लोग पढ़ाते हैं। और पता है केरल गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, जो वहाँ पे गरीब लोग हैं ना उनके घरों के पास ही जो पब्लिक बसेज इस्टेब्लिश कर रखी है ताकि बच्चे आसानी से स्कूल जा सकें। जो गरीब बच्चे हैं ना वो भी स्कूल में आसानी से जा सके, उनके लिए स्कूल में टॉयलेट बना रखे हैं, उनके लिए स्कूल में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बना रखा है। और जो फीस है ना वो भी काफ़ी कम केरल में ली जाती है। इस कारण से वहाँ पे मुस्लिम गर्ल्स ही नहीं, दूसरे रिलीजन की जो गर्ल्स होती है ना वो भी एजुकेशन प्राप्त करती है। ठीक, तो ये होता है स्टीरियोटाइप। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इनइक्वलिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। तो इनइक्वलिटी का मतलब होता है असमानता और डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है
भेदभाव। देखो, जहाँ पे इनइक्वलिटी होगी वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन भी होगा, और जहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन होगा वहाँ पे इनइक्वलिटी होगी। यानी जहाँ पे भेदभाव होगा वहाँ पे असमानता होगी, जहाँ पे असमानता होगी वहाँ पर भेदभाव होगा। तो देखो, इनइक्वलिटी क्या है? जब सोसाइटी में लोगों के लिए अनफेयर सिचुएशन होती है, यानी समाज में जब लोगों के लिए अनफेयर सिचुएशन होती है, उनको सही तरीके से अवसर नहीं मिलते, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती, उनको मनी या फिर जो इनकम लेवल है ना नहीं मिलती है दूसरे लोगों की तुलना में, तो इसको कहा जाता है इनइक्वलिटी। जैसे जैसे जो गरीब लोग होते हैं उनके पास रिसोर्सेज नहीं होते, उनके पास मनी नहीं होती है ना, जो कि उससे वो फूड खरीद सके, क्लॉथ खरीद सके या अपने लिए घर बना सकें। तो जब ये अनइक्वलिटी वाली सिचुएशन होती है ना, तब व्यक्ति गरीब होता है और उसके पास कई सारे रिसोर्सेज नहीं होते हैं, चाहे फिर उसके बाद वो उसके बच्चों को एजुकेशन भी नहीं दे सकता, नहीं वो अपने बच्चों का इलाज करवा सकता है। ठीक, अब देखो डिस्क्रिमिनेशन क्या है। डिस्क्रिमिनेशन एक ऐसी सिचुएशन है जब किसी व्यक्ति को, एक पर्सन को अनफेयरली यानी गलत तरीके से उसकी रेस यानी उसकी जाति के बेसिस पे, उसकी उम्र के बेसिस पे, उसके सेक्स के बेसिस पे, यानी वो मेल है या फीमेल है, उस बेसिस पे जब उसके साथ भेदभाव होता है, उसको गलत तरीके से ट्रीट किया जाता है, अनफेयरली ट्रीट किया जाता है, तो इसको कहा जाता है डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव। अब भेदभाव कब होता है? भेदभाव तब होता है जब लोगों के माइंड में प्रीजुडिसेस यानी कि पूर्वाग्रह की थिंक होती है, प्रीजुडिसेस उसका माइंड होता है, या फिर वो सोचता है स्टेरियोटाइप्स तरीके से। जब वो सोचता है तब लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। यानी जो हमने प्रीजुडिस पढ़ा, प्रीजुडिस जो होती है ना, अनफेवरेबल ओपिनियन होती है, हमारी फीलिंग होती है लोगों के बारे में, दूसरे लोगों के बारे में हम सोच लेते हैं नेगेटिवली। या फिर इसके बाद हमने स्टेरियोटाइप पढ़ा, स्टेरियोटाइप में हम सोच लेते हैं कि हाँ कि ये जो चीज़ है ना यही सही है, इसके अलावा कुछ सही नहीं है। तो ये जो सोच होती है ना, इसी के कारण जो डिस्क्रिमिनेशन है ना वो हमारी सोसाइटी में होता है। और भारत में डिस्क्रिमिनेशन काफ़ी ज़्यादा होता है। वो कास्ट के बेसिस पे होता है भारत में डिस्क्रिमिनेशन, वो लैंग्वेज के बेसिस पे होता है, भारत में किसी भी रिलीजन बेसिस पे होता है ना, मेल और फीमेल के बेसिस पे भी डिस्क्रिमिनेशन इंडिया के अंदर होते हैं। तो देखो कौन कौन से तरीके से इंडिया के अंदर डिस्क्रिमिनेशन होता है, उसको हम डिटेल से स्टडी करेंगे। तो देखो, ऑन बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, देखो हु आर ट्रीटेड एज बोथ डिस्क्रिमिनेटेड एंड अनइक्वली। तो देखो भारत में कई सारे लोग जैसे ट्राइबल्स हैं, ट्राइबल्स मतलब आदिवासी, जो शुरू से ही अपना जो जीवन है ना वो ट्रेडिशनल फॉर्म में जीते आ रहे हैं, उनकी खुद की कस्टम होती है, खुद की प्रैक्टिस होती है, खुद के बिलीफ होते हैं। या फिर कुछ रिलीजियस ग्रुप होते हैं हमारे इंडिया में, तो उनके साथ क्या किया जाता है, डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। साथ ही साथ में जो दलित होते हैं, भारत के जो दलित हैं ना, उनके साथ भी डिस्क्रिमिनेशन होता है। साथ में जो वुमेन है, महिलाएं जो है, उनके साथ भी इंडिया के अंदर डिस्क्रिमिनेशन होता है। लेकिन ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों होता है इंडिया के अंदर? देखो इसका कारण है कास्ट सिस्टम। हमारे देश में कास्ट सिस्टम में लोगों को डिवाइड किया गया है, यानी कि दो टाइप में, एक अपर कास्ट मानी जाती है, एक लोअर कास्ट मानी जाती है। तो जो अपर कास्ट होती है ना, तो अपर कास्ट के लोग जो होते हैं ना, लोअर कास्ट के लोगों को अनइक्वली ट्रीट करते हैं, उनके साथ अनटचेबिलिटी का व्यवहार करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन किया जाता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो कास्ट सिस्टम, कम्युनिटी बेसिस पे, ग्रुप के बेसिस पे, कई सारे तरीक़ों से जो है ना हमारे देश में कास्ट सिस्टम डिस्क्रिमिनेशन लोगों के साथ होता है। ठीक, अब देखो इसके लिए जो दलित, देखो भारत में दलित जो है ना हमारे देश में, आप सभी को जैसे हम इसी क्लास में हिस्ट्री में हम जब चैप्टर नंबर जो हमारा 4 होगा ना, उसमें हम वैदिक सिविलाइजेशन को स्टडी करेंगे क्लास 6 में, है ना। तो उसमें हम पढ़ेंगे कि जब ऋग्वेद काल था, जब 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, तो जो पहला वेद था ना हमारा वो था ऋग्वेद, तो इसको ऋग्वेद पीरियड कहा जाता है। तो ऋग्वेद पीरियड में जो लोग थे ना, जो काम करते थे ना, वो जैसे कोई व्यक्ति चमड़े का काम कर रहा है, या फिर जैसे कोई व्यक्ति सुनार का काम कर रहा है, जो गोल्ड का काम कर रहा है, या फिर कोई व्यक्ति जो है ना वो वॉरियर है, या फिर कोई व्यक्ति वर्शिप का काम कर रहा है। तो वो क्या था कि अपने काम के बेसिस पे लोगों को डिवाइड किया गया था। किसके बेसिस पे? वो जो काम कर रहे हैं ना उसी के बेसिस पे लोगों को डिवाइड किया गया था। जैसे मान लो कोई व्यक्ति अगर वॉरियर है और उसका बच्चा अगर वर्शिप करना चाहता है, पूजा करना चाहता है मंदिर में या फिर वहाँ पे जो गॉड है ना उसमें, तो वो
पुजारी बन सकता है। यानी कि वो किसके बेसिस पे था, वर्क के बेसिस पे डिवीज़न। लेकिन जो ऋग्वेदिक काल पीरियड था, पोस्ट ऋग्वेदिक पीरियड आया है ना, तो उसमें क्या हुआ, बर्थ के बेसिस पे कास्ट सिस्टम हमारे इंडिया में डेवलप हो गया। यानी जो वर्शिप करते हैं ना, जो पुजारी होते हैं, उसका बेटा ही अब पुजारी बनेगा। जो वॉरियर है, जो क्षत्रिय है, उसका बेटा ही अब क्षत्रिय बनेगा। जो वैश्य है, जो बिजनेस का कार्य करते हैं, वही अब बिजनेस का काम करेंगे। और जो दलित है, जो चमड़े का काम करता है या फिर खेतीबाड़ी करता है या जो दूसरे जो साफ सफाई के काम होते हैं, वो क्या बनेंगे, दलित बनेंगे। तो ये किसके बेसिस पे हो गया, बर्थ के बेसिस पे। तो भारत में हजारों सालों से लोगों के साथ उनकी कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। तो उन्हीं में से एक है दलित। देखो दलित जो होते हैं ना, वो लोअर कास्ट के लोग होते हैं। हालांकि देखो कोई कास्ट लोअर नहीं होती है, लेकिन हमारी सोसाइटी ने इस तरीके से प्रीजुडियस सिचुएशन अपना रखी है, स्टीरियोटाइप हमारी सोसाइटी बनी हुई है। तो उसके बेसिस पे दलित क्या है, एक लोअर कास्ट है। ठीक, तो इसके साथ इसकी कास्ट के बेसिस पे कई सारे डिस्क्रिमिनेशन होते हैं। गवर्नमेंट ऑफ जो इंडिया है ना, हमारे देश की जो सरकार है, वो जो दलित होते हैं ना, इसको एससी कहती है, शेड्यूल्ड कास्ट। यहाँ पे देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है शेड्यूल कास्ट। तो इसको क्या कहती है जो सरकार होती है ना, वो एससी, शेड्यूल कास्ट। तो बच्चों मैं आपको बता देता हूँ कि जो एससी के जो लोग होते हैं ना, उनके साथ बहुत बुरे तरीके से बर्ताव किए जाते हैं। उनको मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया जाता है ना। उनको साथ ही साथ में लोगों के द्वारा अनइक्वली ट्रीट किया जाता है। उनको बार बार याद दिलाया जाता है कि आप छोटी कास्ट के लोग हो। उनको जो अपने साथ बिठा के लोग खाना नहीं खिलाते हैं। तो इस तरीके से उनके साथ काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है। हालांकि ये डिस्क्रिमिनेशन काफ़ी गलत है, ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जैसे आप सोचो, अगर आपको किसी क्लासरूम में आपके टीचर है, जैसे मैं ही पढ़ा रहा हूँ आपको, तो आप में से जो बाकी बच्चे हैं ना, उनको तो मैं आगे बिठा देता हूँ, लेकिन आप में से कुछ बच्चे हैं ना, उनको उनकी कास्ट के बेसिस पे मैं पीछे बिठा देता हूँ। तो आपके दिमाग में क्या आएगा, है ना, आपके दिमाग में ये आएगा कि आखिर ऐसा क्या है इन बाकी बच्चों में जिनको आपने आगे बिठा दिया, और आखिर ऐसा क्या गलती की हमने कि हमें पीछे बिठा दिया गया। तो यही डिस्क्रिमिनेशन होता है। उसके कास्ट के बेसिस पे ऐसा डिस्क्रिमिनेशन कभी भी नहीं होना चाहिए। ठीक, अब देखो इसी क्रम में हम जो दलित थे उनके बारे में एक जानकारी, एक जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, इनके बारे में हम जानते हैं। ये भी जिस कास्ट से थे, वो एक दलित कास्ट थी, महार जाति से, और ये भारत के ग्रेटेस्ट लीडर थे। इन्होंने भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसका फादर भी कहा जाता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को भी इन्होंने ही लिखा था। इसके अलावा ये पहले व्यक्ति थे जो इनकी कास्ट से भारत के बाहर जाके इंग्लैंड में एजुकेशन ली, और ये बाद में लॉयर बने, है ना, जूरिस्ट बने। इनको कानून की काफ़ी जानकारी थी। इन्होंने इनकी जो कास्ट थी ना, उस कास्ट के रिफॉर्म के लिए मूवमेंट्स भी चलाए। और जब लास्ट में जब इनको लगा ना, जो दलित से ना, दलितों को क्या था कि मंदिर में प्रवेश करने की इजाज़त नहीं थी, टेंपल में एंट्री नहीं कर सकते थे जब ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, है ना, उस समय पे। हालांकि आज भी नहीं करने दिया जाता कई जगहों पर। तो ठीक, तो इन्होंने दलितों के लिए जो मंदिर है ना, जो टेंपल है ना, उनमें एंट्री के लिए मूवमेंट भी चलाया। लेकिन बाद में जब इनको लगा कि जो हिंदू रिलीजन है, हिंदुइज्म है, वो दलितों को स्वीकार नहीं कर सकता, तो इन्होंने लास्ट में अपने आप को बुद्धिज़्म में कन्वर्ट कर लिया। लास्ट में इन्होंने जो कौन सा धर्म अपना लिया, बुद्धिज़्म इसलिए अपनाया इन्होंने कि ये सोचते थे कि जो ऐसा रिलीजन है जो सभी लोगों को इक्वली ट्रीट करता है, बुद्धिज़्म। इनके अनुसार जो बुद्धिज़्म है ना, वो कौन सा रिलीजन है जो सभी लोगों को इक्वली ट्रीट करता है। तो इन्होंने बाद में फिर जो जाति व्यवस्था है उससे परेशान होकर बुद्धिज़्म को एक्सेप्ट कर लिया। अब देखो, स्ट्रगलिंग फॉर इक्वलिटी, यानी जो बराबरी है ना, उसके लिए लोग किस तरीके से स्ट्रगल करते हैं। तो देखो आप सभी को पता है कि भारत ने अपनी आज़ादी के लिए काफ़ी लंबा स्ट्रगल किया ब्रिटिश रूल से आज़ाद होने के लिए हमने काफ़ी स्ट्रगल किया। और कई सारे लोगों ने मिलके इसमें अलग अलग कास्ट, धर्म, रिलीजन, सभी लोगों ने इसमें कंट्रीब्यूशन किया। तो इस कंट्रीब्यूशन का मतलब यही था कि सब लोगों को इक्विलिटी भी मिले, यानी कि समानता भी मिले। और जब हमारा देश आज़ाद हुआ ना, तो कॉन्स्टिट्यूशन बना ना, तो आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक राइट टू इक्विलिटी मिला, यानी सभी लोगों को अब बराबरी का अधिकार दे दिया गया। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि लोगों को स्ट्रगल करने की ज़रूरत पड़ी, किसके लिए, इक्विलिटी के लिए। जैसे जो दलित थे,
को दलित चाहते थे कि उन्हें भी समाज में बराबरी का दर्जा दिया जाए। तो इन्होंने अपने लिए मूवमेंट चलाया, टेम्पल एंट्री का मूवमेंट। क्योंकि हमारे समाज में देखो, जो मंदिर होते हैं ना, उनको काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। जो वर्शिप पैलेस होते हैं ना, चाहे वो मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे गुरुद्वारा हो, या फिर कोई चर्च हो, तो उसको हमारे समाज में सबसे ऊपर का दर्जा दिया जाता है। तो जिस व्यक्ति को वर्शिप पैलेस में एंट्री दी जाएगी ना, तो वो समाज में इक्वली ट्रीट किया जाएगा। लेकिन दलितों को एंट्री नहीं थी, तो इन्होंने एंट्री के लिए टेम्पल मूवमेंट चलाए, है ना, मंदिरों में। इसके अलावा जो महिलाएं थी, उन्होंने राइट टू वोट एंड राइट टू एजुकेशन का अधिकार प्राप्त करने के लिए स्ट्रगल किया। तो ये भी एक प्रकार से बराबरी का स्ट्रगल था, है ना। इसके अलावा हमारे देश के पीजेंट्स, जो किसान थे, हमारे देश के जो ट्राइबल, जो आदिवासी थे, तो इन्होंने भी, जो मनी लेंडर्स थे, जो ज़मींदार इनका शोषण करते थे, इनको एक्सप्लॉइट करते थे, तो उनसे आज़ादी प्राप्त करने के लिए इन्होंने भी स्ट्रगल इंडिया के अंदर किया। और फाइनल में जब हमारा देश आज़ाद हुआ, तो सभी लोगों को इक्वल अधिकार मिल गए। और हमारा संविधान की जो प्रस्तावना है ना, जो हमारे संविधान की प्रियम्बल है, तो हमारे संविधान की जो प्रियम्बल है ना, तो उसका जो फर्स्ट पेज है ना, उसमें भी सभी भारतीयों को समान प्रतिष्ठा और समान अवसर प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है। द फर्स्ट पेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट क्लियरली स्टेट्स दैट ऑल इंडियन आर इंटाइटल्ड टू इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, है ना। स्टेटस मतलब उसकी समानता, और अपॉर्चुनिटी मतलब अवसर। तो उसको सबको इक्वल ट्रीट करने का हमारे संविधान ने अधिकार दिया है। तो इस प्रकार से जो हमारा जो चैप्टर था, जो डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, चैप्टर नंबर जो 2 था सिविक्स का, वो कंप्लीट हो गया है। तो एक बार फाइनल रिवीजन हम कर लेते हैं। सबसे पहले हमने डाइवर्सिटी इन इंडिया को स्टडी किया। तो अब आप सभी को पता है कि इंडिया में काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, लैंग्वेज के बेसिस पे, फूड के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, फेस्टिवल के बेसिस पे। लेकिन फिर भी हम क्या है, हम एक हैं, और हम हमारी जो डाइवर्सिटी उसको सेलिब्रेट करते हैं। इसके बाद हमने दुनिया के मेजर रिलीजन देखे। तो देखो, ये मेजर रिलीजन थे, और इन सभी रिलीजन के जो लोग हैं ना, इंडिया में निवास करते हैं, ठीक। इसके बाद हमने डिफरेंस को जाना। तो डिफरेंस क्या होता है, किसी व्यक्ति को कंपेयर करना, उसको कैटेगराइजेशन करना, उसकी लिविंग हैबिट के बेसिस पे, ईटिंग हैबिट के बेसिस पे, उसकी लैंग्वेज के बेसिस पे। तो हमने डिफरेंस को जाना। इसके बाद हमने प्रिजुडिस को जाना। तो प्रिजुडिस क्या है, एक प्रकार की सोच है, ऐसी सोच है जो हम हमारे दिमाग में बना लेते हैं, एक ओपिनियन या फीलिंग बना लेते हैं हमारे दिमाग में, बिना उस चीज़ का ज्ञान करे, बिना उस चीज़ के बारे में सोचे, और बिना उस चीज़ का लॉजिक या रीजन के आधार पे। तो वो होता है प्रिजुडिस, हिंदी में इसको कहते हैं पूर्वाग्रह। इसके बाद हमने जो गांव के लोगों के बारे में जो प्रिजुडिस होते हैं लोगों के, सिटीज़ के लोगों के, तो उनको जाना। फिर अर्बन लोगों के बारे में जो प्रिजुडिस होते हैं गांव के लोगों के, उनके बारे में भी हमने जाना। इसके बाद हमने क्रिएटिंग स्टेरियोटाइप्स को स्टडी किया। तो किस तरीके से हमारा समाज है ना, वो स्टेरियोटाइप्स बनता है। इसके बाद हमने व्हाट इज स्टेरियोटाइप को स्टडी किया। तो स्टेरियोटाइप एक प्रकार की ऐसी सोच होती है कि हम सोच लेते हैं कि जो पैटर्न हम फॉलो कर रहे हैं ना, वही सही है, उसके अलावा कोई पैटर्न सही नहीं हो सकता। इसके बाद हमने इनइक्वलिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन को स्टडी किया। जहाँ पे इनइक्वलिटी वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन होगा, जहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन है वहाँ पे इनइक्वलिटी होगी। इसके बाद हमने ऑन बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट को स्टडी किया कि आखिर लोगों के साथ, जैसे किसी व्यक्ति के साथ अगर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है ना, तो कैसा फील करेगा, कैसा उसको एहसास होगा। तो इसको भी हमने स्टडी किया, और ये भी जाना कि आखिर लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन क्यों होता है और उनको अनइक्वली क्यों ट्रीट किया जाता है। इसके बाद हमने दलित के बारे में जाना, ठीक। तो जो दलित होते हैं उनके साथ काफ़ी ज़्यादा अनटचेबिलिटी का व्यवहार किया जाता है। इसके बाद हमने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में जाना कि जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे। इसके बाद हमने जो स्ट्रीविंग फॉर इक्विलिटी है उसके बारे में जाना कि आखिर दलित, ह्यूमन, पीजन, ट्राइबल्स या जो दूसरे तमाम लोग हैं ना, वो अपने समान अधिकारों के लिए किस तरीके से डिमांड करते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। नमस्कार, धन्यवाद।